खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को जिताना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर ही एक ज़माना है। नमस्कार दोस्त, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं वेक्टर का ऑल कॉन्सेप्ट आज पढ़ेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, वीडियो से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आपको टोटल फार्मूलेज वगैरह बताया जाएगा। टोटल कॉन्सेप्ट जो थ्योरी है इसका टोटल आपका बताया जाएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेक्टर का हिंदी होता है बाबू सदिश। आखिर है क्या चीज़ वो समझिएगा। तो कहता है कि अ क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। दैट इज, मान लेते हैं हम लोग वेलोसिटी, फोर्स, ETC, आपका ये सब जो है वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कहता है कि वैसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। बात समझ में आया? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट में आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी भी सदिश का निरूपण हम कैसे करेंगे वो चीज़ समझिए। कोई भी वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे आपको हम बताएंगे, कैसे उसको हम लिखेंगे, वो चीज़ समझिए। जैसे सबसे पहले वेक्टर में होता है, ये मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक वेक्टर आपका दिया गया है, वेक्टर ए बी। तो इसमें कौन सा ए, यानी ये पॉइंट को हम लोग कहेंगे इनिशियल पॉइंट। ध्यान दीजिएगा ब्रदर, ये पॉइंट को हम लोग कहेंगे इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु, ठीक है। ए से बी की दूरी आपका ए है, ये इसलिए हम किसको ए से बी के बीच की दूरी जो है वो एक प्रकार का मैग्नीट्यूड हो गया, आपका परिमाण हो गया, ठीक है। बी आपका लास्ट पॉइंट हो गया, जो दैट इज इसको टर्मिनल पॉइंट भी कहते हैं। बी को क्या कहते हैं बाबू? टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी हो गया, एक प्रकार का मैग्नीट्यूड हो गया। इसमें ये दिख रहा है कि ए से चला किसकी ओर जा रहा है? बी की ओर। तो ये आपका डायरेक्शन को बाबू डिनोट कर रहा है। यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर ए है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले अगर हम वेक्टर ए बी लिखेंगे तो ए बी लिखेंगे तो इसमें पहले पॉइंट इनिशियल पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट आपका टर्मिनल पॉइंट होगा। ऊपर में बाबू एरो का साइन देंगे। बात समझ में आया? ठीक है, फिर समझिएगा। फर्स्ट में आपका इनिशियल पॉइंट और उसके बाद में क्या? टर्मिनल पॉइंट। जब हम दो लिखेंगे तो उसमें इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट करते हैं। ये हमेशा कैपिटल होना चाहिए। ये आपका इनिशियल है, इनिशियल पॉइंट रहेगा हमेशा, और ये आपका टर्मिनल पॉइंट रहेगा। ये आपका टर्मिनल पॉइंट रहेगा, अंत बिंदु जिसको बोलते हैं, ठीक है। कब? जब दो लेटर से डिनोट करेंगे तब, ठीक है। बात समझ में आया? अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर सिंगल लेटर द्वारा अगर इसका मैग्नीट्यूड हमको पता रहे कि इसका मैग्नीट्यूड ए दिया हुआ है तो सिर्फ उसको स्मॉल लेटर में इसके ऊपर एरो डाल देना है। बात समझ में आया? तो इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। किसी भी सदिश राशि को कैसे ग्राफ के माध्यम से हम लोग डिनोट करेंगे, कैसे इंडिकेट करेंगे, कैसे निरूपण करेंगे, ठीक है। तो निरूपण कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। तो विस्थापन भी एक प्रकार का बाबू क्या है? आपका सदिश राशि है। जैसा कि हम लोग विस्थापन में कहते हैं कि शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। तो दूरी उसमें आपका मैग्नीट्यूड हो गया, बट डायरेक्शन जो हो उसमें होता है। जैसे ये देखिए, ए से बी की दूरी है तो डायरेक्ट यानी ए से बी की ओर कह रहा था, डायरेक्शन भी इसमें छुपा हुआ है, इसलिए ये आपका वेक्टर हो गया। ठीक उसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का वेक्टर है। तो कहा कि इसको हम ग्राफ द्वारा कैसे डिनोट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके पास आया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर्स, है ना, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ध्यान दीजिएगा, 40 किलोमीटर क्या है बाबू? ये जो है आपका डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। ईस्ट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ जो हो गया आपका डायरेक्शन दिया हुआ। कहता है कि उत्तर से, कि कहाँ से? इधर से पढ़ना शुरू करें। उत्तर से पूरब की ओर, फिर से उत्तर से पूरब की ओर कितना डिग्री? 30 डिग्री। कितना किलोमीटर जाना है? 40 किलोमीटर बाबू। तो उत्तर से आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ग्राफ डिनोट करेंगे, ग्राफ हम लोग खींचेंगे। तो ग्राफ में आप लोग जानते हैं कि ऊपर में नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, उधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है।
राइट हैंडेड ईस्ट और लेफ्ट हैंडेड वेस्ट। याद रहेगा बाबू। काफ़ी कुछ मतलब कोई बहुत कुछ गड़बड़ा जाता है बाबू, यहाँ पे ईस्ट कोई लिख देता है, यहाँ पे वेस्ट लिख देता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि राइट हैंडेड साइड जो है आपका ईस्ट कहलाता है। याद रहेगा बॉस। फिर से राइट हैंडेड साइड क्या कहलाता है? ईस्ट। लेफ्ट हैंडेड क्या? वेस्ट। बाबू ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। आइए क्वेश्चन समझ में आया? ध्यान दीजिएगा फिर से कैसे क्वेश्चन समझना है। ये कह रहा है इधर से पढ़ना है, उत्तर से पूरब की ओर कितना डिग्री? 30 डिग्री कर रहा है, 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट। तो जिसके पहले ऑफ रहे, ये मेन फैक्टर है। ध्यान दीजिएगा, मेरा ट्रिक है ये कि जिसके पहले ऑफ रहेगा उधर से एंगल करना है, उधर से इंक्लिनेशन बनाना है, ठीक है, झुकाव बनाना है। तो झुकाव कितना बनेगा? ये एंगल दिया हुआ रहेगा। तो चलिए बाबू नॉर्थ से, नॉर्थ के पहले तो नॉर्थ से 30 डिग्री, तो नॉर्थ से 30 डिग्री देख रहे हैं, नॉर्थ से 30 डिग्री आ गया ये, बस समझ। तो यहाँ से बाबू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ये आपका कर दिए कितना किलोमीटर? 40 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ 25 किलोमीटर्स, ठीक है, 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। हमने बार बार बोला कि जिसके पहले ऑफ रहेगा वहीं से इंक्लिनेशन बनेगा, वहीं से एंगल बनाना है। तो बाबू रे ईस्ट किधर है? तो ईस्ट यहाँ है। उधर से किसकी ओर? तो साउथ की ओर। साउथ कहाँ बाबू? नीचे की ओर। तो यहाँ से हम नीचे की ओर कितना डिग्री बनाए? 45 डिग्री। और ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है, 25 किलोमीटर। तो ये जो तरीका हो गया आपका, किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से हमको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट कीजिए। नोट कर लें बाबू। चलिए अब आपके सामने है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ने का कोशिश करेंगे, डिफिनेशन शॉर्ट दे दिए हैं, उसको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। पहला है बाबू जीरो वेक्टर्स। जीरो वेक्टर्स को शून्य सदिश को बोलते हैं। तो जीरो वेक्टर किसको कहते हैं? कहता है कि इट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो। जीरो वेक्टर का मतलब हुआ कि जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। यानी जब मैग्नीट्यूड जीरो कब होगा बाबू? तो जब इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही रहेगा, तभी आपका इसका मैग्नीट्यूड जीरो रहेगा। बात समझ में आया? फर्स्ट में क्लियर हो गया? फिर से समझिएगा, इसको का जीरो वेक्टर किसको कहते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो। यानी वैसा आपका क्वांटिटी जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो, हैं, तो उस कंडीशन में उसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इकाई सदिश इसको बोलते हैं। कहता है कि इट्स मैग्नीट्यूड इज 1। जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं, इकाई सदिश, ठीक है। फिर से समझिएगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर। इसको हम लोग एक कैप के द्वारा डिनोट करते हैं। कोई भी वेक्टर है उसको हम लोग, अगर ये मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो उसको हम लोग कैप के द्वारा डिनोट करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कैप, ये आपका हो गया ऐसे पोजीशन वेक्टर, और ये आपका हो गया यूनिट वेक्टर। बात समझ में आया? कोई एक वेक्टर्स हो गया, इसमें आपका यूनिट वेक्टर ये स्पेशल हो गया, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मतलब ही होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका हो गया। सेकंड थर्ड में कहता है कि को-इनिशियल वेक्टर। को-इनिशियल वेक्टर का मतलब हुआ, इसका हिंदी होता है सप्रारंभिक सदिश। सप्रारंभिक सदिश का मतलब हुआ कि जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। यानी वैसे सदिश, वैसे वेक्टर से जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया जाए, यहाँ पे हम ओरिजिन ले लेते हैं, यहाँ से 3 वेक्टर निकला है। तो देखो बाबू, बताइए वेक्टर ए का इनिशियल पॉइंट ओ है, बी का भी इनिशियल पॉइंट ओ है, और सी का भी इनिशियल पॉइंट ओ है। इनिशियल पॉइंट का मतलब हुआ जहाँ से वह स्टार्टिंग होता है। बस समझ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी कौन वेक्टर है आपका? तो कॉनिशियल वेक्टर है। नेक्स्ट चलते हैं, कॉलिनियर वेक्टर। कॉलिनियर वेक्टर, कॉलिनियर वेक्टर। तो कॉलिनियर वेक्टर किसको कहेंगे? तो इसको बोलते हैं समरेखी सदिश। कॉलिनियर के मतलब समरेख होता है। तो समरेख में का कंडीशन है, इसे समझिए। जैसे मान लिया जाए यहाँ से एक पॉइंट है, तो यहाँ से ये आपका मान लिया ओरिजिन है, यहाँ से वेक्टर, एक वेक्टर ऐसे निकला, एक वेक्टर ऐसे निकला। बस समझ रहा है? तो ये दोनों जो है से आपका कॉलिनियर कहला जाएगा। यानी उसका बेस जो है से पैरेलल या कॉलिनियर होना चाहिए, बेस, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकंड में आपका ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए,
और ए आपका वेक्टर बी, ये आपका ए भी कॉलिनियर वेक्टर कहला गया, ठीक है। दूसरा में हो गया ये आपका वेक्टर ए ऐसे हो गया, वेक्टर ए वेक्टर बी, ये भी आपका कॉलिनियर वेक्टर हो गया। कॉलिनियर वेक्टर का मतलब हुआ कि जिसका बेस सिर्फ पैरेलल या कॉलिनियर होना चाहिए, याद हुआ। बेस का मतलब हुआ ये जो दिख रहा है ये लाइन, वही आपका बेस कहला गया। तो जो बेस होना चाहिए कॉलिनियर होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, सॉरी हाँ कॉलिनियर है पैरेलल होना चाहिए। इसमें दो तीन तरीके से, तो मतलब कि दो कंडीशन आता है। पहला डायरेक्शन, बाबू डायरेक्शन इसमें मेंशन नहीं करता है, ठीक है। डायरेक्शन को कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन इक्वल हो भी सकता है, इक्वल न भी हो सकता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, मैग्नीट्यूड इक्वल न भी हो सकता है, ठीक है। यदि उसका बेस पैरेलल या कॉलिनियर रह गया तो उसको हम लोग कह देंगे कॉलिनियर वेक्टर, ठीक है। फिर से समझेंगे, कॉलिनियर वेक्टर कहता है कि देयर बेस आर पैरेलल इज कॉल्ड बाबू कॉलिनियर वेक्टर। बात समझ में आया। नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर का मतलब समान सदिश। बाबू रे, अरे जब समान कह दिया तो सब एंगल से ना बराबर हो गया है, तो सब एंगल से बराबर हो गया तो एंगल कौन कौन एक में होता है? अरे मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है जी। अगर मैग्नीट्यूड भी बराबर और डायरेक्शन भी बराबर, कौन वेक्टर? इक्वल वेक्टर हो गया, है कि नहीं। दूसरा में आ गया नेगेटिव वेक्टर, कहता है कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए बट डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। जैसे मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, जैसे ये आपका ए और बी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका हो गया, इसी को उलट देंगे बाबू तो ये आपका ऐसे आ गया, ठीक है। इनिशियल पॉइंट ए आ गया, ये आपका टर्मिनल पॉइंट ए भी आ गया। तो बाबू मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है बट डायरेक्शन दोनों क्या है? अपोजिट हो गया। इसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव वेक्टर। ऐसे नेगेटिव वेक्टर में हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी का अगर नेगेटिव वेक्टर कहा जाए तो नेगेटिव साइन देंगे और बाबू इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाएगा। यानी इनिशियल पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट में, टर्मिनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट में अगर लिखते हैं तो ये आपका साइन इसका चेंज हो गया। जैसे वेक्टर ए बी इक्वल टू, हम इसको वेक्टर बी माइनस बी ए भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया? फिर से बताइएगा, हम लोग चल रहे थे नेगेटिव वेक्टर में, तो नेगेटिव वेक्टर में वेक्टर ए बी इक्वल टू माइनस वेक्टर बी ए वेक्टर लिखाएगा। काहे बास? हम क्या बोले कि जब इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट इंटरचेंज ईच अदर देन डायरेक्शन, देन मैग्नीट्यूड हैव सेम बट डायरेक्शन इज चेंज्ड, ठीक है ना, बट साइन इज चेंज। डायरेक्शन जब चेंज हुआ तो इसका साइन चेंज हो गया। बात समझ में आया? तो ये आपका माइनस बी आपका आ गया, ठीक है। ये था आप लोग के वेक्टर का सभी टाइप, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए और देखिए। नेक्स्ट में टॉपिक में चलते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में क्या है? सदिशों का योग, जिसमें हम दो या दो से अधिक सदिश को कैसे जोड़ेंगे। तो पहला कहता है कि इस पर डायरेक्शन यानी सेम फ्लो पर चलता है। तो फर्स्ट कहलाता है ट्रायंगल लॉ यानी त्रिभुज के नियम। त्रिभुज का नियम क्या कहता है वो समझिए। जैसे हमने मान लिया कि ओ ए बी आप एक ट्रायंगल है जिसमें ओ एक इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से एक वेक्टर ए निकला, ठीक है, यहाँ तक आया, फिर यहाँ से बी की ओर से निकला वेक्टर बी, वो से यहाँ तक गया, फिर सी। तो इसमें हमने देखा कि इनिशियल पॉइंट से जब ही निकल रहा है तो दो वेक्टर निकल रहा है। बात समझ रहा है? ठीक है, यानी आपका प्रारंभिक यहाँ से हुआ और एंड कहाँ हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। बात समझ रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट हो गया तो ओ से बी तक जाने के दो रास्ते। पहला, ओ से बी डायरेक्ट चला गया, ओ से डायरेक्ट बी की ओर गया। दूसरा रास्ता है कि ओ ए और फिर उसको ए से बी की ओर चले, ठीक है। तो ये दूसरा रास्ता हो गया। तो आप ये बताइए कि मेरे को तो पहुंचना था बी के पास, तो चाहे तो हम ये रास्ता से जाएं, चाहे तो ये रास्ता से जाएं, दोनों बाबू को जी है सेम है। इसलिए ट्रायंगल लॉ कहता है कि द सम ऑफ सेम फ्लो वेक्टर इज इक्वल टू ऑपोजिट फ्लो वेक्टर। जैसे सम ऑफ सेम फ्लो वेक्टर, तो सम माने जोड़, ए देखो सेम एक ही फ्लो में है कि नहीं है, ये ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है, तो ये दोनों का जोड़ जो हुआ यहाँ से इसे देखो, ये बाबू ऑपोजिट हो गया, तो ये ऑपोजिट इसका वेक्टर के बराबर हो गया, ठीक है। फिर से समझिएगा, द सम ऑफ सेम फ्लो वेक्टर इज इक्वल टू ऑपोजिट फ्लो वेक्टर इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ, ठीक है।
बाबू ए और बी को हम लोग जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, सी के बराबर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा माइंड में आपको चल रहा होगा कि ये सब त्रिभुज कहता है कि त्रिभुज के दो भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरा से बड़ा आएगा। तो बाबू बात सही है, बट हम आपको त्रिभुज नहीं पढ़ा रहे हैं ब्रदर, यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं वेक्टर। वेक्टर आई मीन यहाँ पे हमको क्या करना है, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हमको निकालना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने इनिशियल पॉइंट ओ माना और टर्मिनल पॉइंट बी माना, तो हम ओ से बी जाने का दो रास्ते, पहला बाबू रास्ता ओ से बी डायरेक्ट, और दूसरा रास्ता है कि ओ से ए जाएंगे और ए से बी जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप बस में मतलब चढ़ते हैं तो लिखा हुआ रहता है, जैसे मान लिया कहीं जगह से, ठीक है, तो बीच में भाया लिखता है कि भाया वहाँ, ठीक है ना। भाया का मतलब हुआ कि उससे गुजरते हुए, ठीक है, यानी गुजरते हुए, तो वही है ये भाया, यानी ओ से बी जा रहा है लेकिन ए होते हुए जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि ओ ए और ए बी चलेगा या ओ बी चलेगा, बात बराबर है क्योंकि हम लोग बी पर जाना है। ठीक है, यानी यहाँ पे ये और ये की दोनों की दूरी जो है ये आपका शॉर्टेड डिस्टेंस की दूरी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है से जुट जाएगा। ठीक है, तो ये था ट्रायंगल। ठीक है, याद हुआ बाबू। सेम फ्लो वेक्टर दोनों को जोड़ेंगे, वो तीसरका के बराबर, ओपोजिट को बराबर, रिजल्टेंट ही कहला गया। ठीक है, इसका एक और एडिशन ला है पैरेललोग्राम ला। पैरेललोग्राम के नियम क्या है वो समझिएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे वो एक इनिशियल पॉइंट माने, यहाँ से बाबू 3 वेक्टर्स निकले। ठीक है, वेक्टर ए निकला, वेक्टर बी निकला, वेक्टर सी निकला। ए के पैरेलल हम यहाँ से यहाँ तक चल दिए ऐसे, और बी के पैरेलल बाबू यहाँ से यहाँ तक ऐसे चल दिए। ठीक है, तो ये बन गया एक फिगर पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के नियम से बाबू जितना मैग्नीट्यूड इसका उतना ही मैग्नीट्यूड इसका, और ये दोनों जो है से इक्वल वेक्टर हो गया। क्यों? क्योंकि बाबू पैरेलल भी है, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम है ना। तो यह वेक्टर है तो ये भी वेक्टर है, वेक्टर बी तो वेक्टर सी। कोई भी ट्रायंगल से चलिए, ये ट्रायंगल से चलेंगे तो देख रहे हैं कि सेम फ्लो कौन कौन हुआ, ए और ये, तो वेक्टर ए प्लस बी। ओपोजिट फ्लो सी हुआ, यानी ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, सी, यानी वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस ट्रायंगल में भी आकर देखो कि बाबू आपका सेटिस्फाइड करता है या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर सी, आई मीन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो पैरेललोग्राम ला भी आपका ट्रायंगल ला पर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए, ये था आप लोग का एडिशन ऑफ वेक्टर्स। नोट कीजिए, नया टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलेंगे कि कंपोनेंट्स कैसे क्या करना है। तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में हम लोग चलेंगे कि सदिश का अवयव हम लोग कैसे बनाएंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो हमने माना कि ओ एक्स के रिस्पेक्ट में बाबू इकाई यहाँ से यहाँ तक बाबू आपका 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट 1 0 0 हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 हो जाएगा। वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम लोग 1 इकाई तक चलते हैं, इसलिए इसका पॉइंट को हम लिए हैं बाबू, इसका 0 1 0 ले लिए, क्योंकि एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट वहाँ 0 हो जाएगा। जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम लोग चलते हैं यूनिट पे, यानी यहाँ तक भी आपका 1 हो जाएगा, तो इसका हम लोग कोऑर्डिनेट 0 0 1 ले लिए। ठीक है, तो हमने देखा कि ओ से लेकर के एक्स की ओर, तो ये तो एक वेक्टर हो गया बाबू। तो जब ये वेक्टर हो गया और ओ ए की ओर अगर जब आए तो यहाँ से यहाँ तक कि इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया ब्रदर, बताइए। इसका मैग्नीट्यूड आपका आ गया 1। ये भी तो वेक्टर है ना, क्योंकि इसमें यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। दस वी कैन से दैट ओ इज अ वेक्टर। ठीक है, तो मैं जब यहाँ मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो हमने डिफिनेशन दिया था, क्या दिया था बाबू, कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है बाबू यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो हम एक वेक्टर बाबू मान लिए। ठीक है ना, तो x के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर लिए, आई कैप मान लिए। आई एक सिंबल दे दिए, उसको पर कैप डाल दिए, तो इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। ठीक है, और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग जे कैप डाल दिए, और k एक्सिस जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में k यूनिट वेक्टर डाल दिए। ठीक है, k कैप डाल दिए। तो आप लोग को समझ में आया। यहाँ पे आ गया ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड में हम लोग मैग्नीट्यूड सभी का 1 लिए,
और इसके रिस्पेक्ट में आई कैप, जे कैप और के कैप आपका वेक्टर्स ले लिए, ठीक है। इसको यूनिट वेक्टर से डिनोट कर दिए, ठीक है। बस में आया कोई दिक्कत? तो हम कंपोनेंट्स में हम लोग यही समझ में आया कि यहाँ पे आ गया कि आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर द components of any vector, ठीक है ना, with respect to x, y and z axis respectively। बात समझ में आया? यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आई कैप, जे कैप एंड के कैप जो है से कंपोनेंट्स हो गया किसका, कोई वेक्टर्स का, जो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यानी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आई कैप जाएगा, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जे कैप जाएगा और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में के कैप जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया? तब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलते हैं, पोजीशन ऑफ अ वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का स्थिति सदिश निकालना है, ठीक है ना, क्या समझे? यानी इसका हो गया कि एक बिंदु की स्थिति सदिश, कोई पॉइंट ले लेते हैं। तो चलिए जी, हमने कोई पॉइंट मान लिया, तो ये आपका ये ऐसे हो गया, 3 पॉइंट्स हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये आपका 3D में हो गया, 3 डायमेंशनल हो गया। तो कोई भी पॉइंट लेंगे तो हम तो कोई कहीं पर मान लेते हैं कोई पॉइंट हमको लिया, ये आपका पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई जेड, ठीक है। तो O से ओरिजिन से लेते हैं, तो देखो बाबू, जब भी हमको किसी का पोजीशन वेक्टर लेंगे तो वेक्टर के लिए हमको इनिशियल पॉइंट होना बहुत कुछ ही है, जरूरी है। जब तक इनिशियल पॉइंट नहीं होगा तब तक आपका वेक्टर्स होगा नहीं। इसलिए सभी का इनिशियल पॉइंट हमको आपका ओरिजिन मान लेना है, ठीक है। तो यदि हम ओरिजिन माने हैं तो O से किसकी ओर जा रहा है, तो ये आपका P की ओर जा रहा है, ठीक है ना, ये आपका P की ओर जा गया। तो ये आपका P की ओर गया, वेक्टर OP हो गया। क्या हो गया? वेक्टर OP। इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, बताइए तो, वेक्टर OP। अब ये बताइए कि वेक्टर P जो है, ये जो P पॉइंट हो गया, P का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड जो हो गया, इससे ये तो आपका कहला गया आपका, इसका क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट दिया हुआ, इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो कुछ करना नहीं है, एक्स एक्सिस के जो रिस्पेक्ट में रहेगा उसके साथ आई कैप लिख देना है, और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो रहेगा उसको साथ जे कैप लिख देना है, और जेड एक्सिस के साथ जो रहेगा, जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में के कैप लिख देना है। यदि ये पॉइंट में प्लस और माइनस जो साइन है उस साइन को डिनोट कर देना है, ठीक है। बस में आ रहा, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेक्टर OP इक्वल टू, ठीक है, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में के कैप, वाई एक्स वाई जेड के कैप, यही आपका हो गया बाबू। इसमें कुछ करना नहीं है, कोई भी पॉइंट दिया हो रहा है उसको वेक्टर में बनाना है। तो फर्स्ट वाले पॉइंट को आई के साथ आई कैप, सेकेंड वाले को जे कैप और थर्ड वाले को के कैप लिखेंगे। बात समझ में आया? तो ये था आपका किसी एक बिंदु की स्थिति सदिश निकालने का तरीका, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बॉस? चलते हैं। हो गया? इरेज करो, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरी चलते हैं। अब कंपोनेंट्स में ध्यान दीजिएगा, यहां पे आ गया कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर।
कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, कोई एक वेक्टर दे दिया है, ठीक है ना, उसका कंपोनेंट्स निकालना है। जैसे लेट, यदि हमने मान लिया कि वेक्टर ए इक्वल टू एक्स आई प्लस में वाई जे, लेट नहीं इफ़, यदि हमने मान लिया कि एक्स आई वाई जे और ये आपका जेड के, ये आपका एक प्रकार का, देखो बाबू ऊपर जो भी रहेगा आई जे के साथ हमेशा कैप रहेगा, ठीक है, देने में दिक्कत हो सकता है, ठीक है, तो गलत मत समझ लेना। तो वेक्टर ए इक्वल टू ए लिखा, तो यहाँ पे पहला में आ गया ए पॉइंट में वेक्टर कंपोनेंट्स, वेक्टर कंपोनेंट्स किसको कहेंगे, तो वेक्टर कंपोनेंट्स का मतलब हुआ कि बाबू सदिश अवयव है, तो सदिश अवयव किसको कहेंगे, तो जिसमें वेक्टर लगा हुआ रहेगा, तो एक्स आई कैप वाई जे के कैप और ये आपका जेड के कैप हो गया। दूसरा में अगर हम कह दें कि बाबू स्केलर कंपोनेंट्स बताओ, स्केलर कंपोनेंट्स, तो स्केलर कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, तो ये आपका एक्स वाई जेड, यही आपका स्केलर कंपोनेंट्स हो गया। बात समझ में आया, ये आपका वेक्टर कंपोनेंट्स में एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, यही आपका हो गया वेक्टर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट्स में बाबू ये जो कोऑर्डिनेट रहता है उसको अलग अलग करके लिख दीजिएगा, स्केलर कंपोनेंट्स हो गया। इसको बोलते हैं सदिश अवयव, इसका अगर हिंदी बोल दें तो इसका हो गया सदिश अवयव। अब इसका बाबू अदिश अवयव, ठीक है। अब चलते हैं कि पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे चलते हैं, हाँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ध्यान दीजिएगा। कहता कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, यानी कहने का मतलब हुआ कि 2 पॉइंट्स को कोई ज्वाइन कर रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, ये एक पॉइंट हो गया, एक दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये आपका x1 y1 और क्या बाबू z1 हो गया, ठीक है। ये आपका x2 y2 और क्या हो गया z2 हो गया। a से b की ओर जा रहा है, ये आपका ऐसे हो गया, ठीक है। तो a हो गया, ये आपका b हो गया, ठीक है। a से किस की ओर जा रहा है, b की ओर। हमने बोला कि कोई भी पॉइंट के लिए इनिशियल पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है, और सभी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट आपका ऑरिजिन होता है, ठीक है। तो हम ऑरिजिन यानी ये वेक्टर के लिए आपका ए तो आपका इनिशियल पॉइंट है, बट इसका भी इनिशियल पॉइंट ओ है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऐसे निकला, ठीक है। ये आपका सॉरी ऐसे कर दूँ, चलो ठीक है, हमें लगता है कि इसको डॉट डॉट से मिला दो, ठीक है। ये आपका ऐसे हो गया, ये आपका ऐसे हो गया, ये आपका ऐसे हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर और ये आ गया, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है समझिएगा। वेक्टर ओ ए दिख रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर ए मान लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर बी मान लेते हैं, ठीक है। मेरा निकालना है वेक्टर ए बी, क्या निकालना है वेक्टर ए बी, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए ए पॉइंट का तो ये बताइए, ये आपका ट्रायंगल ला हो गया, एक प्रकार का ट्रायंगल बना कि नहीं बना, एकदम बना, ठीक है। तो ट्रायंगल जब बन गया तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी से हम लोग चलते हैं, तो देख रहे हैं कि ट्रायंगल ला बना, तो ओ ए वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी, ठीक है। यानी वेक्टर ए बी हमको निकालना है, तो वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, वाह, प्लस में कम इधर माइनस में है ना बॉस। तो वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। तो ये आप ये बताइए कि वेक्टर ए बी इक्वल टू ओ बी का वैल्यू दिया हुआ है, ओ बी
ओ बी का पोजीशन वेक्टर, इसके साथ आई जे के कैप मार दीजिए, तो x2 आई कैप, y2 जे कैप और z2 के कैप, ठीक है। ये आपका हो गया माइनस ओ ए का पोजीशन वेक्टर बाबू, ओ ए का पोजीशन वेक्टर, इसके साथ x1 आई, अभी बता रहे थे ना बॉस, y1 जे प्लस z1 के कैप, ठीक है। इसको हम लेस करेंगे, घटाएंगे, तो मेरा ए बी वेक्टर इक्वल टू आ गया x2 आई कैप कॉमन लेंगे तो x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप और बाबू z2 माइनस z1 ये आपका के कैप। बात समझ में आया? तो ये आपका था पोजीशन वेक्टर ऑफ ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोजीशन वेक्टर कैसे नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट में ये बताना है कि जब वेक्टर ए बी निकालना है तो बी में से ए को घटा देना है। फिर से याद कीजिए, वेक्टर जब ए बी निकालना है तो बी में से ए को घटा देना है। बात समझ में आया? बी में से किसको घटाना है? ए को घटा देना। हमने देखो वही पॉइंट किया। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा बाबू। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका एक्स है, एक्स का वाई और ये आपका जेड मान लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पर एक क्वेश्चन चलते हैं। चलिए आप देखिए, तो इसमें अब लोग नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्वेश्चन एक, ठीक है ना। तो कहता कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स 2 3 -4 एंड 5 7 2। यानी कहता है कि दो बिंदु दिया हुआ है जिस उनका स्थिति सदिश निकालना है बाबू। तो एक बिंदु आपका 2 3 -4 हो गया, दूसरा बिंदु 5 7 2 हो गया आपका। ये आपको तो जान रहे हैं कि ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। ओ से आपका ये हो गया पोजीशन वेक्टर, इसको वेक्टर ए मानते हैं, इसको पोजीशन वेक्टर बी मान लेते हैं। तो एक ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल से चलेंगे तो हम लोग क्या जानते थे, सीधे सीधी बात ये निकालिए कि वेक्टर जब ए बी निकालना है तब बी में से ए को घटा देना है, ठीक है। अभी इसको हम फार्मूला प्रूफ किए थे, तो घटा दिए, ए बी बराबर बी में से घटाइए, यानी एक्स कोऑर्डिनेट, यानी 5 में से 2 गया, 7 में से 3 गया, 2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ आई जे के बाबू कैलकुलेशन किए, इतना आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आया ये समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं सेक्शन फार्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं विभाजन सूत्र, ठीक है। दो वेक्टर्स दिया हुआ रहेगा, उसमें से कोई एक तीसरा पॉइंट रहेगा जो दोनों वेक्टर्स को डिवाइड करेगा कुछ रेशियो में, ठीक है। तो पहला इंटरनली सेक्शन फार्मूला, जिसको बोलते हैं अंतर विभाजन सूत्र। ये आपका ए से बी तक कोई वेक्टर्स है, ए एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट बी हो गया। ए का पोजीशन वेक्टर ए हो गया, बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी दिया हुआ, ठीक है। ये दोनों वेक्टर में बीच में एक पॉइंट पी आ गया जो ए बी को एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो एम रेशियो एन में डिवाइड करेगा, तो ये जो पॉइंट पी हो गया उसका पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर आर हो गया। तो भाई पॉइंट पी बराबर का होगा, यानी पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर का होगा, तो आर बराबर वेक्टर एम बी प्लस वेक्टर एन ए बाई एम प्लस एन, ठीक है। यानी क्रॉस मल्टीपल करना है, एम बी प्लस एन ए, याद हुआ सर? देखिएगा, एम बी प्लस एन ए बाई एम प्लस एन। जो हिसाब अंतर विभाजन वही हिसाब बाह्य विभाजन, बट आपका क्या करना है, प्लस के जगह पे माइनस कर देना, ठीक है। ए बी एक वेक्टर है जिसके उसी कॉलिनियर पॉइंट्स, कॉलिनियर में जाता है, और कोई बाहरी पॉइंट पी है जो ए पी को एम और यहाँ से यहाँ तक एन में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है, और ये पी का पोजीशन वेक्टर आर है। तो यहाँ इक्वल टू आर इक्वल टू का हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल यहाँ से करेंगे, एम बी प्लस एम बी माइनस एन ए, ठीक है, एम बी माइनस एन ए बाई एम माइनस एन, ठीक है, सॉरी एम माइनस एन होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए तीसरा में आता है मिड पॉइंट, जिसका मध्य बिंदु बोलते हैं, जिसमें आपका ए बी एक वेक्टर्स है, जिसमें ए का पॉइंट पोजीशन वेक्टर आपका ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है। ए बी के बीच में कोई ऐसा एक पॉइंट है पी जो ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी इसको जो है मैग्नीट्यूड को एक बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो बाइसेक्ट जब करेगा तो इस जो पॉइंट बाइसेक्ट करेगा वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर बराबर का होगा फार्मूला कि ए का पोजीशन वेक्टर प्लस बी का पोजीशन वेक्टर को दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आया? यानी वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई 2, यही आपका पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए। चलिए
ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग अब चल रहे थे नेक्स्ट थ्योरी में। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हम लोग बात कर रहे थे, यानी मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा बाबू, तो सदिश का मापांक, इसका हिंदी होता है मापांक। तो मान लेते हैं यदि वेक्टर ए बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो देन इसका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ है, इसको पढ़ने का तरीका क्या हुआ बाबू, मैग्नीट्यूड ऑफ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो स्केलर कंपोनेंट्स है उसका स्क्वायर करके सम कर देना है, ठीक है, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ बात करते हैं कि ये मैग्नीट्यूड से आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं आया है, तो डायरेक्शन तो इसमें खत्म हो जाएगा। तो इसको डायरेक्शन से मैग्नीट्यूड खत्म हो गया, आपका ए बच गया, यानी ए बराबर इसको लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि इफ़ वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k कैप, देन इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकला, मैग्नीट्यूड बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। बाबू 25 और 16 41 और 9 कितना हो गया 50, 50 को लिख सकते हैं 25 रूट गुने 2, 25 का वर्गमूल आपका 5, 2 रूट आपका ये रह गया, यानी ये बराबर 5√2 आ गया, ठीक है, बात समझ में आया। अब चलते हैं अब एक मिस में चलते हैं कि यूनिट वेक्टर ऑफ अ पोजीशन वेक्टर, यानी किसी भी स्थिति सदिश का इकाई सदिश कैसे निकालेंगे। तो यदि मान लिया जाए कोई वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, तो यूनिट वेक्टर बराबर फार्मूला होता है पोजीशन वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड, याद हुआ बाबू, फिर से यूनिट वेक्टर बराबर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। जैसे कि अगर हम आप बात करते हैं कि यदि वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस में जे प्लस में 2k है ना, देन फाइंड यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यूनिट वेक्टर इक्वल टू फार्मूला होता है पोजीशन वेक्टर बाई बाबू मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो और में चलेंगे बाबू, यूनिट वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर कितना है, तो आपका 3i कैप प्लस में आपका j कैप प्लस में आपका 2k कैप बाई आपका मैग्नीट्यूड निकालिए, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर तो और में आ जाएगा यूनिट वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस में j प्लस में आपका 2k कैप, ठीक है, 3 3 जा 9 1 10 10 4 14, यानी स्क्वायर रूट कितना हो गया 14। इसको सेपरेबल कर देंगे तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या फार्मूला आ जाएगा बाबू, 3 बाई अंडर रूट 14i प्लस 1 बाई रूट अंडर 14j प्लस में 2 अंडर रूट 14k कैप, यही आपका यूनिट वेक्टर निकल गया बाबू, बात समझ में आया। इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड बनाएगा, बात समझ में आया। चलो बस चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको भी देख लीजिएगा बाबू क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, तो सदिशों का गुणन जैसे कैसे करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में है स्केलर प्रोडक्ट, इसी को हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, इसका हिंदी होता है अदिश गुणनफल, है ना। तो यदि वेक्टर ए इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k एंड वेक्टर b इक्वल टू a2i प्लस b2j प्लस c2k, देन a डॉट बी पढ़ने के लिए सीखिए, इसको कैसे पढ़ेंगे, a डॉट बी पढ़ने के लिए आ गया, फिर से पढ़ो a डॉट बी, तो a डॉट बी इक्वल टू क्या हुआ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, यानी फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ, सेकेंड वाला सेकेंड वाले के साथ, थर्ड वाला थर्ड वाले के साथ, ये आपका a डॉट बी हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल में आ जाइए, इफ़ वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 3k रहेगा ये, एंड वेक्टर बी इक्वल टू i प्लस 3j माइनस 2k, देन a डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट वाले के साथ इसका स्केलर कंपोनेंट्स 1 है बाबू, 3 इंटू 1 सॉरी यहाँ पे 3 इंटू 1, तो ये आपका 3 इंटू 1 और 2 इंटू कितना बाबू 3 इंटू माइनस 2 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3, ये आपका 6, ये आपका माइनस 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये डॉट बी इक्वल टू कितना आ गया ब्रदर बताइए 3, ये आपका आंसर हो गया। तो क्या डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए सीख गए आप लोग, कोई दिक्कत। चलो बाबू इसको स्क्रीनशॉट ले लो।
चलिए इसको में सीखिए। इसको में से क्या सीखना है? प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। बाबू अदिश गुणनफल का गुण देखते हैं। तो पहला गुण कहता है कि ए डॉट बी जो है ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, यानी हमने डॉट प्रोडक्ट जो भी निकालेंगे वो स्केलर निकलेगा यानी अदिश निकलेगा। दूसरा कहता है कि ए डॉट बी निकालिए या बी डॉट ए निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका कम्यूटेटिव लॉ को फ्लो करता है, यानी ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है। थर्ड में चलेंगे एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल। तो सबसे पहले ये ले लेते हैं, कोई सरफेस रहेगा, प्लेन रहेगा, और ये वेक्टर ये रहेगा और एक वेक्टर ये रहेगा। ठीक है, बस में रहा। तो ये दोनों, एक वेक्टर हमेशा बाबू प्लेन का क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल हमको निकालना है। ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लगाते हैं cos थीटा। क्या लगाते हैं? cos थीटा। जब डीपली प्रूफ करेंगे तो आप लोग को ये बताएंगे कैसे आया। ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है बाबू ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। फिर से याद करेंगे, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब यहाँ से कहता है कि यदि ए डॉट बी इक्वल टू 0 आ गया तो ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है ना, यानी परस्पर लंब होंगे। ठीक है। क्योंकि बाबू अगर हम 0 यहाँ 90 डिग्री पुट करते हैं तो cos 0 90 आ जाएगा। cos 90 का वैल्यू 0 आता है। तो जब 0 आता है तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ए डॉट बी बराबर कितना आ जाएगा? 0। वेरीफाई हो गया। अब कहता है कि यदि ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, देन ए और बी क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ठीक है। पैरेलल आई मीन इनके बीच का एंगल कितना बनेगा? 0। तो जब 0 बनेगा तो cos 0 का वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीपल करेंगे बाबू, इतना इक्वल टू इतना आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें चलते हैं स्केलर ये आपका यूनिट वेक्टर में कि आई डॉट आई रहेगा या जे डॉट जे रहेगा, के डॉट के रहेगा, इसको में 1 आएगा। क्यों बाबू? ध्यान दीजिएगा, आई डॉट आई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आई कैप यहाँ है, तो आई कैप और आई कैप के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है? तो ये आपका 0 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री का? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का बन रहा है तो बाबू डॉट प्रोडक्ट आपका ये आ गया। इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो इसका वैल्यू आपका 1 आ जाएगा, और इसके बीच में आपका 0 डिग्री का बन रहा है तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो बाबू आई डॉट आई बराबर कितना आ जाएगा? 1। बात समझ में आया? तो सेम करेंगे तो वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ? लेकिन जैसे ही डिफरेंट करेंगे तो आई डॉट जे डॉट के डॉट जे, तो बाबू आई और जे के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री के। तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बाबू? 0 हो जाएगा, इसलिए अदर रहेगा 0। फिर समझिएगा, सेम रहेगा 1 और डिफर रहेगा यानी अदर रहेगा तो आपका 0। ये आपका डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। नोट दिस, इसको में चलिएगा बाबू। नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, जिसका सदिश गुणन होता है। हिंदी, इफ वेक्टर ए इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k एंड वेक्टर b इक्वल टू a2i प्लस b2j प्लस c2k, देन तो वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर का होगा बाबू? तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के कंपोनेंट्स लिख देंगे, फिर ए लिखेंगे तो ए का बाबू स्केलर कंपोनेंट्स a1 b1 c1, a1 b1 c1, बी का स्केलर कंपोनेंट्स a2 b2 c2, a2 b2 c2। फिर इसका हल करते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से बाबू। ठीक है। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी समझिए। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी कहता है कि ए क्रॉस बी जो है से वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसको हल करेंगे तो वेक्टर में आएगा। दूसरा कहता है कि ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ही, यानी इसको आगे पीछे करेंगे बाबू, है ना, फर्स्ट एंड लास्ट, तो ये आपका माइनस आ जाएगा। सेम आएगा बट आपका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसमें बाबू साइन थीटा का यूज होता है। तो साइन थीटा का यूज होता है तो साइन थीटा इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी यहाँ से निकालेंगे, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालेंगे बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बस समझ में आ रहा है? बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि यदि ए क्रॉस बी बराबर 0 आ गया तो इस प्रकार वेक्टर ए एंड बी क्या होगा? पैरेलल या कॉलिनियर। बाबू रे, अगर आपको एग्जाम में पैरेलल या कॉलिनियर प्रूफ करना रहेगा तो सीधा सीधी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे। क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा, अगर 0 आ गया तो बाबू ए और बी क्या हो जाएगा? पैरेलल या कॉलिनियर। ठीक है।
सेम वेक्टर का बीच में अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ थोड़ा सा तो ठीक उसी प्रकार से I क्रॉस I बराबर J क्रॉस J बराबर K क्रॉस K बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये सब आपस में 0 हो जाएगा। ठीक है, सेम रहेगा 0। बाबू क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में यही अंतर है कि डॉट प्रोडक्ट में सेम रहेगा 1 हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में सेम रहेगा 0 हो जाएगा। ठीक है, बट बाबू डिफर है यानी अदर रहेगा तो क्या कंडीशन है, तो अदर के लिए एक हम डायग्राम बनाए हैं। तो इस प्रकार से रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। ऐसे घूमेगा बाबू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहता है कि नेक्स्ट एंड पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड पॉजिटिव कैसे होगा वो समझिए। ऐसे घूमेगा तब बाबू कहता है कि इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो इसको में होगा नेक्स्ट एंड नेगेटिव। तो आप ध्यान दीजिएगा I क्रॉस J, तो I क्रॉस J, I कहाँ है बाबू, यहाँ, J कहाँ है, यहाँ, इधर से इधर है, कौन डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में क्या कहा, नेक्स्ट एंड पॉजिटिव, तो नेक्स्ट क्या है, K, तो K लिखेंगे और पॉजिटिव लिखेंगे। J क्रॉस K बराबर कितना हो जाएगा बाबू, I, तो J क्रॉस K ऐसे घूम रहे हैं, तो J क्रॉस K नेक्स्ट क्या है, I, तो I हो जाएगा। K क्रॉस I बराबर, K क्रॉस I बराबर क्या हो जाएगा, J। ठीक है, लेकिन जब ऐसे घूमेंगे बाबू तो कहता है कि नेक्स्ट एंड नेगेटिव, जैसे J क्रॉस I, तो J क्रॉस I बराबर माइनस K, I क्रॉस K बराबर माइनस J, और K क्रॉस J बराबर माइनस I हो गया। ठीक है, ये नोट कीजिए, 2 प्रॉपर्टी और बच रहा है, नोट कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो बॉस। चलिए नोट कर लिए। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आया है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बाबू एक ट्रायंगल रहेगा जिसका एडजेसेंट साइड, संलग्न भुजा इसको बोलते हैं। तो संलग्न भुजा में वेक्टर ए ले लेंगे, ये वेक्टर बी हो गया। दोनों साइड यानी जैसे ये पॉइंट दिया रहेगा, तो इसमें से इसमें घटाएंगे आपको ये निकल जाएगा वेक्टर, इसमें से इसमें घटाएंगे ये वेक्टर निकल जाएगा। ये दोनों वेक्टर का क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के मैग्नीट्यूड का हाफ कर देंगे, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। ठीक है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या फार्मूला होगा, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी है इसका कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड वेक्टर ए अगर वेक्टर बी आ गया तो इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। बात समझ में आया, यानी दोनों का खाली क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे बाबू, आपका इसका एरिया निकल जाएगा। बात आई समझ में। चलो नेक्स्ट में क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। 2 वेक्टर दिया रहेगा जिसमें वेक्टर बी पर क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्शन निकालना है। ठीक है, प्रक्षेप इसको हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो जिसको पर रहेगा वो तर हो जाएगा, यानी ट्रिक है इसका, जिसके पहले ऑन के मतलब पर का उल्टा तर, यानी जिसको पर रहेगा ऑन रहेगा वो कहाँ जाएगा, नीचे। ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, याद हुआ बाबू, प्रोजेक्शन क्या निकलेगा, ए डॉट बी निकलेगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और जिसको पर निकालने के लिए कहेगा वो कहाँ जाएगा, नीचे। सही बात है, मेरी छाया निकालना रहेगा तो मेरा वो जो छाया कहाँ रहेगा, नीचे, तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट नीचे, ये आपका जिसको पर कहेगा वेक्टर बी नीचे रहेगा। ठीक है, तो बाबू ये था वेक्टर का कॉन्सेप्ट, ऑल कॉन्सेप्ट इस वीडियो में। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको कोई कहीं पर भी कोई पॉइंट एरर दिखे या आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जोश के साथ। जय हिंद।